आज की कहानी है सुलगते सवाल। वह खिलखिलाता सन्नाटा आज भी उसकी आंखों के सामने हंस रहा था। बच्चे तो बसेरा छोड़ चुके थे। पति 10 वर्ष पहले साथ छोड़ गए। धूप सेकते सेकते वह न जाने सुध बुध कहाँ खो बैठी थी। बड़बड़ाए जा रही थी, बड़ी कुत्ती चीज है। दबी दबी न जाने कब उभर आती है, चैन से जीने भी नहीं देती। जितना संभालो उतना और चिपटती जाती है, खून चूसती है। उससे बचने का एक ही विकल्प है, मार डालो या उम्र भर मरते रहो। मारना कौन सा आसान है। यह शय बंदूक चाकू से मरने वाली थोड़ी ही है। स्वयं को मारकर मरना पड़ता है उसे। हर कोई मार भी नहीं सकता। शरीफों को बहुत सताती है, बदमाशों के पास फटकती नहीं। पीछे पड़ती है तो मधुमक्खियों जैसे निरंतर डंक मारती रहती है। नींद भी उड़ा देती है। नींद की गोली भी काम नहीं करती। वह जोंक की तरह खून चूसती है, चाम चिचड़ी की भांति चिमक जाती है। वह बहुत कोशिश करती है उसे दूर भगाने की, पर वह रह रहकर उसे घेर लेती है। वह क्या चीज़ है जो इतना परेशान करती रहती है। मानो तो बहुत कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं। वह सोचती है, माँ हूं ना, इसीलिए तड़प रही हूँ। भूल तो हुई थी मुझसे। सोच कुंद हो गई थी। समय का चक्र था, उसे पलटा भी नहीं जा सकता। देखो ना, उस वक्त तो बड़ी आसानी से सोच लिया था, माँ हूँ। उस वक्त मुझे अपनी बच्ची की चिंता कम, बहरूपीय समाज की चिंता अधिक थी। अपनी कोख की जाई का दुख चुपचाप देखती रही। बच्ची के दुख पर समाज हावी हो गया। अरसे से वही कांटा चुभ रहा है। मन ही मन हजारों माफियां मांग चुकी हूँ, किंतु यह ईगो को कहो या अहम नामुराद बार बार आड़े आ खड़ा हो गया। दोषी तो थी उसकी, फिर भी दोष स्थिति पर मरती रही। शुक्र है कोई सुन नहीं रहा। खुद से ही बातें कर रही हूँ। नियति कब और कहाँ करवट बदलती है, कोई नहीं जानता। अब स्थिति यह है कि ना तो वह निन्नी से अपनी दुख कहती है, ना ही वह अपने दुख बताती है। दोनों एक दूसरे की यातनाओं से घबराती हैं। वह अपने शहर में बताती है, मैं आराम से हूँ, और वह भी यही कहती है। वह आज तक भूमिका बांध रही है माफ़ी मांगने की। बात 3 दशक पहले की है। अचानक यूके से उसे किसी डोरीन का फ़ोन आया। मिसेस पुरी, आपके दामाद मिस्टर भल्ला का अचानक हार्ट फेल हो गया है। सुनते ही परिवार को मानसिक आघात लगा। पति ने कहा, गार्गी तुम चलने की तैयारी करो। बेटे अर्नव ने भी पिता का साथ देते कहा, हाँ माँ, दीदी वहाँ बच्चों के साथ अकेली है। आपके वहाँ होने से निन्नी दीदी को बहुत सहारा होगा। मैं पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट व दूसरी औपचारिकताएं पूरी करता हूँ। अर्नव बेटा, तू क्यों नहीं चला जाता। मैं तो अनपढ़ गवार, एक शब्द अंग्रेजी का नहीं आता। मेरे वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। माँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आजकल प्राइवेट सेक्टर में छुट्टी का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपका जाना ही ठीक रहेगा। आप तसल्ली से वहाँ 5-6 महीने बिता भी सकती हैं। पापा की चिंता मत करना, अर्नव ने आश्वासन देते हुए कहा। ठीक है, जैसा तुम दोनों बाप बेटे कहते हो ठीक ही होगा। गार्गी ने तैयारियां शुरू कर दी। समय बीतता गया। बेटा, 2 महीने होने को आए हैं। अब तक तो मुझे निन्नी के पास होना चाहिए था। गार्गी ने विक्षुब्ध हो अर्नव से कहा। माँ, दूतावास के लोग भी फजूल की औपचारिकताओं में उलझाए रखते हैं। बैंक का खाता, मकान के कागजात। एक मांग की पूर्ति नहीं होती कि दूसरी मांग खड़ी कर देते हैं। आखिरकार 3 महीने बाद पासपोर्ट तैयार हो गया। उड़ान शनिवार की थी। गार्गी मन ही मन सोच रही थी, उसे तो निन्नी के पास 3 महीने पहले ही होना चाहिए था। गर्मियां भी समाप्त हो चुकी थी। टीवी पर यूके की बर्फ को देख उसकी हड्डियां जमने लगीं। भीतर भीतर उसे एक अज्ञात डर सताने लगा। उसे अपनी क्षमता पर शंका होने लगी। कैसे संभालेगी वह स्थिति को, पराए देश में अनजान लोगों के बीच। गार्गी पहली बार विदेश के लिए अकेली सफर के लिए चल दी। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर निन्नी के साथ गार्गी के रिश्ते के देवर भी लेने आने वाले थे। उसे इमिग्रेशन से निकलते निकलते 2 घंटे लग गए। सुबह के 8 बज चुके थे। बाहर पहुंचते ही चमचमाती नगरी की रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं। उस रोशनी में उसकी बेटी का दुख न जाने किस अंधियारे कोने में दुबक गया। उसकी आंखें निन्नी व अपने देवर को ढूंढने में नहीं, बल्कि गोरी गोरी अप्सराओं पर टिकी की टिकी रह गईं।
अचानक माँ शब्द ने उसका ध्यान भंग किया। निन्नी आज माँ के गले लगकर खूब रोना चाहती थी। माँ ने दूर से ही उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा संभालो खुद को, तुम्हें बच्चे संभालने हैं। एक बार फिर माँ ने जिम्मेदारियों का वास्ता दिया, जैसा कि बचपन से करती आई थी। मोटरवे पर पहुंचते ही देवर ने कहा, भाभी जी लिवरपूल पहुंचते पहुंचते 5 घंटे लग जाएंगे। आप लंबा सफ़र तय करके आई हैं, चाहे तो कार में आराम कर सकती हैं। ठीक है, जब मन करेगा तो आंखें मूंद लूंगी, गार्गी ने कहा। मोटरवे पर कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। सड़क के दोनों ओर खेत नजर आ रहे थे, उनमें पीली पीली सरसों लहरा रही थी। इतना खूबसूरत दृश्य देखकर गार्गी को यूं लगा मानो अभी अभी सूरज की पहली किरण दिखाई दी हो। वह सोचने लगी, कितना अच्छा हो अर्णव और उसका परिवार भी यहीं पर बस जाए। घर चलकर निन्नी से बात करूंगी। माँ बच्ची का गम भूलकर अपने बेटे को बसाने की बात सोचने लगी। निन्नी टुकर टुकर माँ की ओर देखती रही। गार्गी प्यार से निन्नी का सिर अपनी गोद में रख सहलाने लगी। सहलाते सहलाते उसका मन इम्पोर्टेड चीज़ों की शॉपिंग की ओर चला गया। मन ही मन खरीदारी की सूची तैयार करने लगी। वातावरण में कुछ देर के लिए चुप्पी सी छा गई। माँ क्या सोच रही हो? अभी तो भैया से अलग हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। निन्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, कोई विशेष बात नहीं। माँ विशेष नहीं तो अविशेष बता दीजिए। बिना सोचे समझे उत्सुकता से गार्गी ने शॉपिंग की सूची दोहरा दी। यह तेरे भाई अर्णव व बच्चों की सूची है। तुम मुझे 300 पाउंड दे देना, अर्णव हिसाब कर देगा। निन्नी खामोश रही। गार्गी को गलती का एहसास होते ही उसकी ममता कच्ची सी पड़ गई। सोचने लगी, यह मैंने क्या कर दिया, कैसे भूल गई। मैं तो उसका दुख बांटने आई हूँ। वह अपनी बचकाना हरकत पर शर्मिंदा सी हो गई। गार्गी की बात सुनते ही निन्नी हैरान हुई। कुछ क्षण के लिए दोनों में मौन का पर्दा गिर गया। वह गुस्से में बड़बड़ाती बोली, माँ भैया व उसके परिवार के लिए ही क्यों, छोटी बहन अलका व उसके परिवार भी तो दिल्ली में है। गार्गी शर्मिंदगी का घूंट पीते हुए बोली, बेटा मैंने अभी बात पूरी ही कहाँ की है। जानती हूँ अलका भी मेरी बेटी है। माँ केवल कहने के लिए बहुत दकियानूस हो, अपनी ही संतानों में भेदभाव करती हो। स्थिति को भांपते हुए गार्गी ने अपने मुंह को बंद रखना ही उचित समझा और व्यंग से बड़बड़ाने लगी, आगे से ध्यान रखूंगी मेरी माँ। घर पहुंचकर निन्नी का विशाल मकान देखकर गार्गी हक्की बक्की रह गई। न इधर न उधर, न दाएं न बाएं, कोई भी तो घर नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लगा मानो विशाल उपवन में एक गुड़िया का घर लाकर रख दिया गया हो। अभी घर के भीतर जाना शेष था। दरवाज़ा खुलते ही नानी नानी करते नाती नानी से लिपट गए। कुछ समय बैठने के बाद निन्नी ने बच्चों से कहा, बेटा नानी को उनका कमरा दिखाओ। चलो नानी, सामान अंकल ऊपर ले जाएंगे। माँ यहाँ नौकरों चाकरों का चक्कर नहीं है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। सांझ के 4 बज चुके थे। पतझड़ का मौसम था। आसपास फैली हुई झाड़ियों की परछाइयाँ घर की दीवार पर सरकती सरकती गायब हो चुकी थी। रात का अंधकार उतर आया था। घर के पीछे चारों ओर बड़े बड़े छायादार वृक्ष अंधकार में और भी काले लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उन वृक्षों के पीछे एक दुनिया आबाद हो। वह हतप्रभ थी। चारों ओर धुंध उतर आई थी। अमर बेटा, तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? गार्गी ने प्यार से कहा। नानी डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं आता। 8 वर्ष के अमर ने नानी को आश्वासन देते हुए कहा। नहीं नानी, आपको पता है रात को यहाँ तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। नटखट अतुल ने शरारती लहजे में कहा, जो अभी 5 वर्ष का ही था। अतुल प्लीज़ मत डराओ नानी को। उस दिन आधी रात तक गार्गी डर के मारे जागती रही। उसने जीवन में इतना भयावह सन्नाटा पहली बार महसूस किया था। उसे गली के चौकीदार के डंडे की ठक ठक व आवारा कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ें याद आने लगीं। घर में कोई पुरुष भी नहीं था। अब तक तो देवर भी अपने घर चले गए थे। फिर सोचती, मुझे यहाँ स्थायी रूप से थोड़े ही रहना है। धीरे धीरे उसने निन्नी के रहन सहन से समझौता कर लिया। घर में सुख सुविधाओं के होते हुए भी उसका मन नहीं टिक रहा था। अकेलापन व सूनापन उसे बहुत कचोटता। इंसान तो क्या, कोई परिंदा तक दिखाई नहीं देता था। डाकिया न जाने कब पत्र डाल जाता।
एक सप्ताह बाद निन्नी के ने काम पर जाते समय माँ को घर के तौर तरीके, गैस हीटिंग, टेलीफोन पर संदेश लेना, टेलीफोन करना व कुछ अंग्रेजी के शब्द थैंक यू, प्लीज़ वगैरह सिखा दिए। रही सही कसर अमर और अतुल ने पूरी कर दी। काम पर जाते जाते निन्नी ने कहा, माँ आपका मन करे तो घर का काम कर सकती हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं। गार्गी ने जीवन में पहली बार तन मन को जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त पाया था। वह सारा दिन हिंदी के सीरियल देखती रहती, बच्चों के घर आ जाने पर उनके साथ अंग्रेज़ी सीरियल देखती, अंग्रेज़ी न आते हुए भी अंग्रेज़ी रिश्तों के ताने बाने हाव भाव से समझ जाती। किंतु उन सीरियलों के पति पत्नी के संबंध दूसरे लोग के लगते। सोचती ऐसा भी होता है क्या? उनके दृष्टिकोण, सोच बहुत अजीब लगते। काम पर जाने से पहले निन्नी माँ को खाना परोस कर जाती थी। जब भूख लगती तो गार्गी माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खा लेती। संपूर्ण स्वतंत्रता का एहसास उसे पहली बार हुआ था। शाम को अमर व अतुल के बिस्तर में जाने के बाद माँ बेटी दोनों बैठी रहती, अपने पति पूरन की खाली कुर्सी को टुकुर टुकुर देखते देखते अक्सर निन्नी की आंखें छलछला आती। ऐसी स्थिति में गार्गी के लिए संयम रखना सहज न था, बस भड़क उठती। 6 महीने हो गए हैं उसे गए, अगर मेरी बात मान लेती तो आज माथे पर विधवा का टीका ना लगा होता। हाँ हाँ, ऊपर से कोई अपनी उम्र का पट्टा लिखाकर थोड़े ही आता है। आपने तो पूरा जोर लगा लिया था कि हमारी शादी ना हो। मेरे जीवन में कितनी लक्ष्मण रेखाएं खींच दी थी आपने। जब तक उन पर चलती रही ठीक था, जब नहीं मानी तो हर समय वही व्यंग कटाक्षों की बरसात। पूरन के माँ बाप पुराने विचारों के हैं, तू मन चाहे कपड़े लत्ते नहीं पहन सकेगी, वगैरह वगैरह। निन्नी गरम जुराबे तो देना, बहुत सर्दी है। गार्गी ने बात को दूसरा मोड़ देते हुए कहा, यह लो माँ, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई। बलि चढ़ाना चाहती थी मुझे, लड़की थी ना। और भैया जिसका नाम लिया उससे शादी कर दी, लड़का था ना इसलिए, नीनी ने गुस्से में कहा। अचानक वातावरण में एक घुटा सा सन्नाटा छा गया। कैसे कैंची सी जबान चलाती है, माँ हूँ तेरी, आगे एक शब्द नहीं सुनूंगी। कुछ क्षण दोनों के बीच नाराजगी व औपचारिकता में गुजरे। कुछ मिनट बाद गार्गी गुस्से में बड़बड़ाती हुई सोने के कमरे में चली गई। गार्गी ने खिड़की से बाहर झांका, तेज हवा चल रही थी। चारों ओर व्यापक वीरान, चुप्पी से डर लग रहा था। हवा के झोंकों से पर्दों का हिलना डुलना उसे और डराने लगा। डरते डरते न जाने कब उसकी आंख लगी और सुबह भी हो गई। निन्नी की आज छुट्टी थी। माँ शॉपिंग करनी है तो आधे घंटे में तैयार हो जाइएगा, निन्नी ने कहा। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल देखकर गार्गी की आंखें खुली की खुली रह गईं। निन्नी ने गार्गी की सोच पर ब्रेक लगाते हुए कहा, माँ लिस्ट निकालो अपनी। एक ही सांस में गार्गी ने अपनी लिस्ट दोहरा दी। तुम्हारे भाई के लिए डिजिटल कैमरा, भाभी के लिए चमड़े का पर्स, सुधांशु के लिए फुटबॉल और टिसॉट की घड़ी, विधि के लिए सुंदर सी फ्रॉक और एक बढ़िया सी घड़ी, कुछ तुम्हारी नई मामी के लिए। नई मामी? अभी तो मामी जी की मृत्यु को 6 महीने भी नहीं हुए। हाँ, मेरे आने से 1 महीना पहले ही उसकी शादी उसकी छोटी साली से हुई। अकेले बच्चे पालना बहुत कठिन है मर्दों के लिए। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। मुझसे मर्दों और औरतों की बातें मत किया करो। अब अलका की लिस्ट निकालो, उसके लिए पैसे बचे तो लूँगी। उसका पति जो है वही लेकर देगा। निनी ने गार्गी की बात को सुना अनसुना करते हुए कहा, माँ अगर ऐसी बात है तो आपने अर्नब भैया का ठेका क्यों लिया है? वे भी तो शादीशुदा हैं, कमाते हैं। क्या अलका को कूड़े के ढेर से उठाकर लाई थी मेरी भांति? गार्गी ने निन्नी की बातों को नज़रअंदाज करके पलक झपकते ही 200 पाउंड खर्च कर डाले। इतने पैसों की अहमियत से अनजान थी वह। शायद पहली बार उसे पैसे खर्च करने की छूट मिली थी। निन्नी, तुम बेकार में अपने भाई के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? शायद भूल रही हो, वंश उसी ने चलाना है। ऐसी बातें सुनकर निन्नी के होंठों पर फीकी मुस्कान उभर आई। घर पहुंचते ही सबने गर्मा गर्म चाय पी। निन्नी सोफे पर आंखें मूंद आराम करने लगी। गार्गी भी ऊपर अपने कमरे में आराम करने चली गई। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह की खटपट से उसकी आंखें खुली। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे।
निन्नी काम के लिए सुबह से शाम तक टेलीविज़न देखना गार्गी की दिनचर्या में आ गया था। निन्नी कब घर वापस आई, कब गई, उसे पता ही नहीं चलता। शाम को काम निपटाकर दोनों माँ बेटी बैठी थी। बच्चे स्कूल का काम कर रहे थे। गार्गी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, निन्नी, आज कमरे की खिड़कियां बंद करते समय मेरी निगाह पूरन की अलमारी पर पड़ी। बेटा, तुम क्यों नहीं उसका सामान समेट देती? सुनो, यह कुर्सी भी हटा दो यहाँ से। इसे देखकर अक्सर तुम उदास हो जाती हो। इतना सुनते ही निन्नी तिलमिला उठी। माँ, बात यहीं समाप्त कर दीजिए। यह पूरन का घर है, हम उसकी ही छत के नीचे खड़े हैं। उसकी मिट्टी को मत कोरे दो। मर चुका है वह, नहीं आएगा अब वापस, कभी नहीं आएगा। बहुत कोस चुकी हैं आप उसे, अब बंद करो कोसना। मैंने पति को और बच्चों ने पिता को खोया है। माँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जबान दराजगी के लिए मजबूर मत करो। पूरन की चीज़ें आसपास होने से मुझे उसके होने का एहसास होता है। उसके कपड़ों में से उसकी महक आती है। मेरे उदास कमज़ोर क्षणों में उसकी चीज़ें मरहम का काम करती हैं। मेरा यही तरीका है अपने दुख से निपटने का। कई बार तो ऐसा लगता है अगर कहीं वह लौट आया तो उसे क्या उत्तर दूंगी। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते कहती रही, बचपन से ही आपके मुख से यही सुनती आई हूँ। उसकी नाक पकौड़ा है, चीनी लगता है, वह टुंडा है। उसकी चुंदी चुंदी आंखें हैं। बड़ी अकड़ से आपने उसे चुनौती दी थी। वह भी 100% खरा उतरा था आपकी चुनौती पर। इतना बड़ा घर, रुतबा, इज्जत, सभी कुछ तो प्राप्त किया था उसने। कहते कहते वह फिर सुबक सुबक कर रोने लगी। गलत ही क्या कहा है मैंने? 2 बेटों की जिम्मेदारी छोड़ गया है, मुझे यहाँ और नहीं रहना। टिकट कटा दे मेरी वापसी का। गार्गी ने झुंझला कर कहा। बस यही औजार रह गया है आपके पास। एकाएक कमरे में बोझिल सा सन्नाटा छा गया। निन्नी और गार्गी के बीच चुप्पी की दीवार खड़ी हो गई थी। गार्गी ने अपना मुंह बंद रखने की ठान ली। समय कब पतझड़ व गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की गोद में सिमट गया, पता ही नहीं चला। सर्दी बढ़ती जा रही थी। बर्फ, कोहरा, सर्द हवाओं ने अपना काम शुरू कर दिया था। सुबह के 9 बजने को थे। अभी तक कोहरे की धुंध नहीं छटी थी। सूरज उगा या नहीं, इसका अनुमान लगाना कठिन था। प्रतिदिन घर से सबके चले जाने के बाद गार्गी टेलीविज़न में लीन रहती। स्कूल से घर आते ही आज दोनों नाती चिल्लाने लगे, नानी, भूख लगी है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी। इतना कहकर गार्गी फिर टीवी सीरियल में लीन हो गई। सड़कों पर बर्फ पड़ने के कारण निन्नी को घर पहुंचने में देर हो गई। घर पहुंचते ही बच्चे बोले, मम्मी, देर से क्यों आई हैं आप? भूख के मारे दम निकल रहा है। नानी से क्यों नहीं कहा? निन्नी ने झुंझलाते हुए कहा। कहा था, नानी ने कहा कि मम्मी आने वाली हैं। निन्नी ने चाय नाश्ता बनाकर सबको परोसा। रात के खाने के बाद बच्चे अपने कमरे में चले गए। निन्नी, जब से आई हूँ तब से तुमसे कह रही हूँ कि अपने कमल चाचा को चाची के पूरा होने का शौक प्रकट कर दो, गार्गी ने कहा। निन्नी बोली, माँ, मैं हर रोज़ देखती हूँ कि जब मैं काम से घर आती हूँ आप टीवी में इतनी मगन होती हैं कि मेरी उपस्थिति का भी एहसास नहीं होता आपको। क्यों? क्योंकि मैं भैया नहीं हूँ? यूँ कहो तो ज़्यादा ठीक होगा, लड़का जो नहीं हूँ। मुझे याद है जब भी भैया के काम से घर आने का समय होता तो भाभी के होते हुए भी आप समय से पहले ही उनके लिए चाय, पकौड़े या समोसे मेज़ पर तैयार रखती और बच्चों से कहती, पापा से दूर रहना, तुम्हारे पापा काम से थके हारे आए हैं। यही नहीं, उनके हाथ मुंह धोने के लिए तौलिया, पानी, सब कुछ तैयार रहता। अगर गर्मी होती तो आप उन्हें पंखा भी झलती। ठीक कह रही हूँ ना? जवाब दो। यहाँ मैं भी तो नौकरी करती हूँ, घर चला रही हूँ, माँ के कर्तव्यों के संग पिता की भूमिका भी निभा रही हूँ। मुझे तो चाय का प्याला क्या देना, मुझी से सभी अपेक्षाएं करती हैं। आप एक औरत होते हुए भी आखिर क्यों औरत को उसकी अहमियत से दूर रखती हैं? क्यों उसे बार बार याद दिलाती हैं कि वह अस्तित्वहीन है? इतना भेदभाव क्यों माँ? आप इतनी अहमियत जतलाने से कभी नहीं चूकती कि मैं माँ हूँ। यहाँ तक कि जब कोई पूरन का शोक प्रकट करने आता है, आप उसके सामने अपनी समस्याएं रखकर उसे अपने बखेड़ों में उलझा लेती हैं। आप क्यों भूल जाती हैं कि आप मेरे पति की मृत्यु पर शोक प्रकट करने
वह बेटी को सहारा देने आई हैं, छुट्टियां मनाने नहीं। गार्गी ने बेटी के सवालों का उत्तर ना देने की मंशा से गूंगे बहरे सी नीति अपना ली। माँ बेटी में परस्पर विरोधी विचारों का युद्ध चलता रहा। विचारों का अथाह समुद्र फैल गया, जिसकी तूफानी लहरों ने दोनों के दिलो दिमाग को अशांत कर दिया। गार्गी अपने सोने के कमरे में चली गई। उसका सिर चकरा रहा था। कमरे में रात का धुंधलका चुपके से घिर आया था, मानो कनपटियों से धुएं की दो लकीरें ऊपर उठती हुई सिर के बीचों बीच मिलने की चेष्टा कर रही हूँ। उसके सीने में बेचैनी उतर आई थी। निन्नी ने उसकी जंग लगी सोच का बटन दबा दिया था। उसके मस्तिष्क में उथल पुथल होने लगी। गार्गी नाराज नहीं थी, सोच रही थी, निन्नी ठीक कहती है। अपने ममत्व का गला घोटते समय उसे यह एहसास क्यों नहीं हुआ? वह भी बहन भाइयों में पली है। वह स्वयं के ही प्रश्नों में उलझ गई। क्या सचमुच अनपढ़ होने से मेरी सोच की सुई में विराम लग गया है? छी छी, शर्मिंदा थी वह अपने व्यवहार से, सोच से। माफ़ी की सोचते ही उसका अहम आड़े आ जाता। सोचने लगती, क्या माँ होने के नाते सभी अधिकार उसी के हैं? माँ जो थी, गलत कैसे हो सकती थी? उस रात निन्नी की बातें उसके जहन में उमड़ती घुमड़ती रहीं। एक शब्द भेदभाव उसके जहन में घर कर गया। गार्गी की वह रात बहुत भारी गुजरी। उसे ऐसा लगा धरती से आकाश तक गहरी धुंध भर आई हो। गार्गी अपनी सोच का मातम मनाती रही। उस रात वह एक दो बार निन्नी के कमरे में गई, पर चुपचाप लौट आई। मन कह रहा था माफ़ी मांग लूं। मस्तिष्क कह रहा था कैसे, क्यों? यह सोच तो घुट्टी में पिलाई गई है। तू लड़की है, औरत है, तेरा वजूद कुछ नहीं। यह आभास तो पल पल दिलाया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है। सुबह गार्गी नीचे आकर बैठ गई, किंतु बार बार रात की अधूरी नींद उसकी पलकों पर आ बैठती। बच्चे स्कूल चले गए, निन्नी अपने काम पर। यहाँ मौसम का तो यह हाल है, न सुबह होती है न दोपहर, बस सांझ ही सांझ रहती है। कभी कभी बादलों के बीच से थोड़ा सा सूरज का मुंह बाहर निकलता है, तब पतली पतली छाया पूर्व से पश्चिम की ओर भागने लगती है। तब होंठों पर दबी सी मुस्कुराहट आ मिलती है। घर पर काम भी अधिक न था, जितना गार्गी को समझ आता कर लेती थी। गार्गी का मन अपने घर जाने को उचाट होने लगा था। माँ बेटी में संकोच और तनाव की चट्टान खड़ी हो गई। दोनों अपनी अपनी चुप्पी की रेखाएं खींचे दिन काट रही थी। एक दिन बच्चे अपने स्कूल का काम करने में व्यस्त थे। गार्गी ने चुप्पी भंग करते हुए कहा, निन्नी बेटा, तेरे पापा कह रहे थे कि अब तक तो निन्नी संभल गई होगी। तुम्हें गए भी 4 महीने हो गए हैं। कमल की शादी तय हो गई है, अगले महीने तक आ जाओ। शादी? चाचा जी की? अभी 2 महीने पहले ही तो चाची जी की मृत्यु हुई है। उनकी तो राख भी ठंडी नहीं हुई। शादी है या मजाक? निन्नी, क्या हो गया है तेरी बुद्धि को? कमल पुरुष है, भला कैसे संभाल सकता है गृहस्थी को? उसकी भी व्यक्तिगत कई तरह की ज़रूरतें हैं। जीवन का रथ 2 पहियों से ही चलता है। लड़की भी देखी भाली है, उसकी साली है, बच्चों की मौसी। बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार भी नहीं करेगी। स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा वापसी का टिकट कटा दे। माँ, मैं कुछ भी कहती हूँ तो आपको बुरा लगता है। मेरी इस बात को गलत मत लेना, समझना। जिस दिन से आप आई हैं, आपके मुख से तेरा भाई, तेरा मामा, तेरा चाचा, तीनों की पत्नियों के देहांत होते ही उनकी दुल्हनें तैयार खड़ी थी। कभी उन सब की सालियों से भी पूछा या फिर उनकी मजबूरी का लाभ उठाया? एक ही तर्क के साथ कि आदमी हैं, उनके जीवन की नाव अकेले कैसे चलेगी? बच्चे कैसे संभालेंगे? उनकी ज़रूरतें हैं। नौकरियां करते हैं, जबकि घर पर दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, नौकर चाकर सभी हैं। दूर क्या जाना, अर्नब भैया जान छिड़कते थे भाभी पर। भाभी के जाते ही आप ही तूफान ले आई थी। हाय, मेरा बेटा अकेला रह गया। कैसे काटेगा जीवन? कौन करेगा उसकी देखभाल? भैया तो आपके साथ ही रहते थे। क्या भैया सचमुच अकेले थे? उनको खाना नहीं मिल रहा था, कपड़े धुले हुए नहीं मिल रहे थे, बच्चे नहीं पल रहे थे। इतनी जल्दी भी क्या थी? क्या पुरुष इतना कमज़ोर है, या हम औरतों ने उसे बना दिया है? सदियों से हम नारियों का पुरुष की इतनी हिफाजत करने का परिणाम देखा है। इसीलिए वह अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाकर हम पर अत्याचार करता आया है और करता रहेगा।
पिछले 4 महीनों से देख रही हूँ, आपको सबकी चिंता है, अपनी भी, केवल मेरी नहीं। कभी सोचा है मेरे बारे में? इस बियाबान घर में, परदेश में छोटे-छोटे बच्चों के साथ लंबी-लंबी सूनी रातें कैसे काटूंगी? क्या मेरे बच्चों का बाप की और मुझे पति की ज़रूरत नहीं? क्या मेरी ज़रूरतें नहीं हैं? क्यों? क्योंकि मैं बेटा नहीं हूँ? पापा ने तो कभी भेदभाव किया नहीं। फिर आप में भेदभाव के इतने तीक्ष्ण लक्षण कैसे आ गए? माताएं बेटों को 18 महीने पेट में रखती हैं क्या? बेटा पैदा होने पर अधिक पीड़ा होती है क्या? क्या बेटा आपको उतना ही प्यार देता है जितना बेटियां? माँ, अपने अंतर मन में झांक कर देखो। अगर हम औरतें ही बेटे बेटियों में भेदभाव रखेंगी तो कैसे मिलेगा बराबर का सम्मान लड़कियों को? कौन देगा? पति, ससुराल या समाज? पैदा होते ही लड़कियों को माँ बाप के घर में पल पल सुनना पड़ता है। पढ़ाना मत लड़की को, पैसा मत बर्बाद करना बेटियों पर, वे पराया धन है। वहीं ससुराल में पैर पड़ते ही उन्हें सुनना पड़ता है, बाहर से आई हैं, पराई हैं, अपनी भला कैसे बन सकती हैं? अब आप ही बताइए, क्या पहचान है बेटियों की? इनका कौन सा घर है? माँ बाप का, ससुराल का, या कोई नहीं? बेघर। माँ, आपको याद है मेरी सहेली गुड्डो? तलाक के बाद उसने पूरे परिवार को अमेरिका में बुलाकर स्थापित किया। बहन भाइयों की शादियां की, माँ बाप भी सदा उसी के साथ रहे। पिछले 30 वर्षों में उन्हें एक बार भी ध्यान नहीं आया कि गुड्डो को भी पति की और उसके बेटे को बाप की ज़रूरत हो सकती है। माँ बाप का फर्ज नहीं कि बेटी की दूसरी शादी कर दें। आप बेफिक्र रहिए, मेरा दूसरी शादी करने का अभी कोई विचार नहीं है। मैं तो आपकी दबी सोच की चेतना को जगा रही हूँ, आपको एहसास दिला रही हूँ। इस लड़का लड़की के भेदभाव को मिटाने का बीड़ा अगर हम स्त्रियां नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? अगर हम एक दीपक जलाएंगे, उसके संग संग हजारों दीपक दिलों में उजाला करते जाएंगे। उस दिन निन्नी ने गार्गी की वर्षों से सुप्त चेतना पर बर्फीला पानी डालकर जगा दिया। आज बेटी के ताने, उल्हाने, कटाक्ष अर्थहीन नहीं थे। उनका अर्थ था, उनमें लौ थी। ठीक ही तो कह रही थी निन्नी। माँ, तुम्हारी सोच अपाहिज हुई बैठी है। गूंगे बहरे व अंधों की तो लाचारी है, पर आप तो जानबूझकर अंधी बहरी हुई बैठी हैं। उस कबूतर की भांति, यह जानते हुए भी कि वह उड़ सकता है, किंतु बिल्ली को देखते ही आंखें मूंद लेता है और बिल्ली उसे खा जाती है। जान किसकी जाती है? कबूतर की ना। माँ, बेशक नारी पर समाज के अंकुश लगे हैं, किंतु उसकी सोच तो स्वतंत्र है, पराधीन नहीं। गार्गी सोचने पर मजबूर हो गई। क्यों आज उसकी सोच आज़ाद नहीं? क्यों उसने अपनी सोच को समाज के रंग में ढलने दिया? उसने स्वयं को च्योंटी काटकर महसूस किया और बड़बड़ाने लगी। मैं तो हार्ड मास की जिंदा औरत हूँ। घर में भेदभाव का बीज तो माँ ही बीजती है। क्या कभी सुना है ससुर ने बहू पर अत्याचार किए, उसे जला डाला? इसी सोच के कारण आज नारी की अस्मिता संकट में है। उस रात गार्गी मन में जागृति की लौ लेकर चैन से सोई। उसने ठान लिया था, सुबह साहस बटोरकर बेटी से माफी मांग लेगी, फिर जरूर अपनी सोच बदलने का दीपक जलाएगी, जिसकी लौ से और दीपक जलेंगे। मन ही मन भयभीत भी थी कि बेटी की सोच से। सुबह उठते ही गार्गी डरते डरते बोली, बेटा निन्नी, बेटा मुझे। जी माँ, कहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। माफी शब्द उसके गले में अटका रहा। दोनों के लिए एक नई सुबह थी। नीनी ने संक्षिप्त मुस्कुराहट से कहा, माँ, बस एक बार बेटी को बुढ़ापे की लाठी बनने का अवसर देकर देखिए, उसे बेटे सा सम्मान देकर देखिए। गार्गी ने नीनी की ओर प्यार से देखते हुए कहा, बेटा, कुछ इच्छाएं याद आ रही हैं, कुछ कामनाएं घुमड़ रही हैं। अब तो क्रिसमस के बाद ही जाऊंगी। आज फिर गार्गी का अहम यानी ईगो आड़े आ खड़ा हुआ। एक बार फिर वह माफी शब्द निगल गई और सवाल सुलगते रह गए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।